दोस्त, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा और ये अब हम एपिडेमियोलॉजी की तरफ आ रहे हैं। पब्लिक हेल्थ का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, मैंने आपको बताया था कि पब्लिक हेल्थ के 4 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं, जिसमें हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ पॉलिसी, स्टैटिस्टिक्स और एपिडेमियोलॉजी। तो हमने हेल्थ प्रमोशन का हिस्सा पढ़ लिया, स्टैटिस्टिक्स आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था और अब हम एपिडेमियोलॉजी की तरफ आ रहे हैं। ये थोड़ा-सा मुश्किल लेकिन इंटरेस्टिंग एरिया है। अगर आप इसमें इंटरेस्ट क्रिएट करके पढ़ेंगे तो ये आपको समझ आएगी, अगर इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएगी। ये थोड़ा-सा समझने वाला है लेकिन इट्स जस्ट लाइक अ वर्क ऑफ अ डिटेक्टिव। जैसे एक डिटेक्टिव काम करता है वैसे ही एक एपिडेमियोलॉजी काम करती है। तो हम इसके बारे में आज थोड़ा-सा पढ़ेंगे कि एपिडेमियोलॉजी क्या होती है। ये बुक मैं आपसे शेयर कर लूँगा कि एपिडेमियोलॉजी क्या है। आम तौर पर एपिडेमियोलॉजी की जो हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं वो होती है कि डिजीज़ एक एरिया में कैसे फैला, किस तरह फैला, उसके फैक्टर्स क्या थे, उसका ट्रेंड क्या था, आने वाले अरसे में वो कितना ऊपर जा सकता है, इससे कितने लोग अफेक्ट हो जाते हैं। इसकी मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कोविड-19 की। कोविड-19 की जो आप फिगर सुनते हैं ना कि आज इतने लोगों की डेथ हुई, इस एरिया में इतने केसेस आए, इस एरिया में इतने केसेस आए, जो लोग कंजेस्टेड एरियाज़ में रहते थे या मास्क नहीं पहनते, वहाँ ये केसेस ज़्यादा आए। लॉकडाउन का क्या इफ़ेक्ट था, लॉकडाउन के बगैर क्या इफ़ेक्ट था। जैसे सार्स आया था हमारा 2007 में, तो उसी वक़्त प्रिडिक्ट कर दिया था कि शायद अगले 10-12 सालों के अंदर इस वायरस की म्यूटेशन होगी और एक नई लीथल स्ट्रेन आएगी। तो ये सब काम एपिडेमियोलॉजी करते हैं जो ट्रेंड देखती है। अभी यूएसए के किसी हेल्थ मिनिस्टर ने आज से 3-4 साल पहले कहा था कि शायद हम आने वाले अरसे में एक पेंडेमिक देखेंगे। वो उस किस बुनियाद पर कहा था कि ये पेंडेमिक्स की एक ट्रेंड है जो नज़र आती है और वो ट्रेंड कैसे आगे बढ़ता है ये सब कुछ एपिडेमियोलॉजी डिसाइड करती है। तो अर्लियर जो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में 1964 में डेफिनेशन दी गई थी एपिडेमियोलॉजी की, वो थी द साइंस ऑफ एपिडेमिक्स। एपिडेमिक क्या होता है कि अगर एक ख़ास नंबर से ज़्यादा डिज़ीज़ आने लग जाए एरिया के अंदर, दैट इज़ एपिडेमिक्स। लेकिन ये डेफिनेशन ना तो इतनी कंप्लीट डेफिनेशन थी, ना ये फुली एक्सप्लेन कर सकती थी कि एपिडेमियोलॉजी क्या होता है। तो लेटर ऑन ये कहा गया 1978 में द साइंस ऑफ अकरेंस ऑफ इलनेस, कि इलनेस कैसे होती है, इसकी साइंस किन एरियाज में होती है, किन लोगों में होती है, क्या क्या फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं। लेकिन जो सबसे इसकी अच्छी डेफिनेशन लेटर ऑन आई थी वो 1970 के अंदर आई, द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ डिजीज इन ह्यूमंस, कि डिजीज के जो डिटर्मिनेंट्स है, डिजीज कैसे फैलता है और कहाँ कहाँ किस अंदाज में फैलता है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज को आज जो हम डेफिनेशन जानते हैं वो द स्टडी ऑफ, वो उसी से निकाली गई है जो मैकहॉन ने 1970 में दी थी, द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट्स इन स्पेसिफाइड पॉपुलेशन एंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टडी टू कंट्रोल द हेल्थ प्रॉब्लम। कि एक तो ये कि वो हेल्थ रिलेटेड इशू किस वजह से फैला, किस पॉपुलेशन में फैला और कितने इंटरवल से फैला, और दूसरा कि कौन सी इंटरवेंशन की गई उसको कंट्रोल करने के लिए, दैट इज एपिडेमियोलॉजी। तो ये मैं आपको एपिडेमियोलॉजी के बारे में बता चुका। एपिडेमियोलॉजी ने एक और ये काम किया कि उसने जो स्कोप था ना हेल्थ का, उसको इंक्रीज करना शुरू कर दिया। पहले हेल्थ ये समझी जाती थी कि एक पॉजिटिव एजेंट है और एक डिजीज है, दैट इज हेल्थ। ये इटियोलॉजी है बेसिकली डिजीज की। एपिडेमियोलॉजी ने उस कॉन्सेप्ट को चेंज किया। एपिडेमियोलॉजी ने बताया नहीं, वो जो कॉजेटिव एजेंट है वो सिर्फ कॉज करता है, लेकिन उस कॉजेटिव एजेंट को अपने होस्ट के अंदर पहुंचाने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ डिटर्मिनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें मलेरिया की एग्जांपल लें, तो मॉस्किटो से फैलता है, प्लाज्मोडियम का डिजीज है, लेकिन अब उसके लिए फैक्टर्स क्या चाहिए, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कंजेस्शन उसके लिए क्या मायने रखती है, पोवर्टी और एजुकेशन का उसके साथ क्या ताल्लुक है, स्टेगनेंट वाटर का उसके साथ क्या ताल्लुक है, पोल्यूशन का उसके साथ क्या ताल्लुक है, दैट इज गिवन बाय द
एपिडेमियोलॉजी, ये एपिडेमियोलॉजी का स्कोप था जिसने विद द पैसेज ऑफ द टाइम इंसान को ये सोचने पर मजबूर किया, या हेल्थ स्पेशलिस्ट को, कि सिर्फ एक डिजीज की कॉजेटिव एजेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता डिजीज लाने को, बल्कि दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं। इसी तरह एपिडेमियोलॉजी ने ये बताना भी शुरू किया कि जैसे लाइफस्टाइल डिजीजेस है, जैसे डायबिटीज़ है, कैंसर है, ये जो डिजीज़ है ये विद द पैसेज ऑफ द टाइम कैसे मॉडिफाई हो रहे हैं। यानी कि अगर इनिशियली ये कुछ लोगों में था तो ये ज़्यादा लोगों में कैसे फैला। इसकी अक्सर एग्जांपल मैं सीवीडीज़ की देता हूँ कि आज हम जानते हैं कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, स्मोकिंग, जेनेटिक्स, अल्कोहल इनटेक, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब रीजंस हैं सीवीडीज के, ये सब उसके फैक्टर्स हैं। लेकिन जब ये एपिडेमियोलॉजी डेवलप हो रही थी उस वक्त हम ये सब नहीं जानते थे। आज हम इसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं। कर्टसी टू एपिडेमियोलॉजी, हमें आज ये पता है कि हम डिजीज को किस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं। दूसरा, आज से कुछ सालों तक हमें ये नहीं पता था कि अगर किसी सोसाइटी के अंदर इल हेल्थ ज़्यादा होगी या डिजीज़ ज़्यादा होगा तो उसकी सोसाइटी के अंदर जो पावर है अपना आउटकम देने की वो भी कम होना शुरू हो जाएगी। यानी कि अगर कोई इंसान 18 साल की उम्र में या 26 साल की उम्र में अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहा है तो 27 साल की उम्र में उसे प्रोडक्टिव हो जाना चाहिए कंट्री के लिए। लेकिन वो कितना प्रोडक्टिव है, उसकी मेंटल हेल्थ कितनी ग्रो हुई है, उसकी फिजिकल हेल्थ कैसी है, ये सब फैक्टर्स आपको एपिडेमियोलॉजी बताती है। अच्छा, तो एपिडेमियोलॉजी नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट होता था कि एपिडेमियोलॉजी का जो इससे पहले कि एक इंसान कितने साल जीता है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, ये डिटरमिन करता है कि कितनी गुड हेल्थ है उस सोसाइटी के अंदर। एपिडेमियोलॉजी ने इस कॉन्सेप्ट को चेंज किया। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया जिसे हम कहते हैं हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल, या दूसरे को हम कहते हैं डेली सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। कि डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, फॉर एग्जांपल अगर एक इंसान कैंसर के साथ 10 साल जी रहा है तो वो उसकी क्वालिटी ऑफ द लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो डिजीज्ड के साथ जी रहा है। अगरचे उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो बढ़ रही है लेकिन उसकी लाइफ के अंदर कितनी क्वालिटी है ये डिटरमिन करता है डेली। ये डेली और हेल क्या होता है ये डिटेल में हम एक और लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। अच्छा, जो बेसिक एपिडेमियोलॉजी का फंडामेंटल रोल है, जो उसकी एसेंस है, वो ये है कि वो लॉजिक देता है किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम का। कि अगर एक हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसकी लॉजिकल रीजनिंग करता है कि वो क्यों फैला है, वो किस तरह फैला है, उसे कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है। एक्यूरेट मेजरमेंट्स जो सी होती है हेल्थ की, वो आपको इसके ज़रिए मुहैया की जाती है एपिडेमियोलॉजी के ज़रिए। अच्छा, ये केस है बड़ा इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको लास्ट सेमेस्टर में ही पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको रिलेटिव रिस्क और अटैक रेट के बारे में बताया था। इस टेबल की तरफ हम आते हैं, ज़रा इसके बारे में देखिए। केस ऑफ फूड पॉइजनिंग है कि एक आउटब्रेक हुई थी फूड पॉइजनिंग की 1996 के अंदर, और लोकल हेल्थ प्रोफेशनल्स को वहाँ बुलाया गया कि ये वो डिटेक्ट करें कि इनमें से कौन सा फूड रिस्पॉन्सिबल है डिजीज कॉज करने के लिए। तो अगर आप इस ग्राफ की तरफ देखें तो आपको सिंपली ये लगता है कि ये 184 लोग हुए हैं पोटैटो फ्राइज खाने की वजह से। तो ऑफ कोर्स पोटैटो फ्राइज खाना या पोटैटो फ्राइज वो मेन रीजन होगा फूड पॉइजनिंग का, एज कंपेयर टू से हॉट चिकन या एज कंपेयर टू कोल्ड चिकन, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ इल पेशेंट्स कम है, पोटैटो फ्राइज के अंदर ज़्यादा है। तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में इंडिकेशन सिर्फ यही आ सकती है कि क्योंकि पोटैटो फ्राइज खाने से ज़्यादा लोग ससेप्टिबल हुए हैं, ज़्यादा लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन एपिडेमियोलॉजिस्ट ऐसा नहीं सोचता, एपिडेमियोलॉजिस्ट के डीप जाता है। एक नॉर्मली अगर आप देखें, एक नॉर्मल वे जो सा होता है फाइंड करने का, वो ये होता है कि जो आपके परसेंटेजेस हैं, हम बोलते हैं जो टोटल इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने खाया है उनमें से कितने इल हुए हैं,
इसकी आप परसेंटेज निकाल लें। फॉर एग्जांपल हम हॉट चिकन की देखते हैं, अगर हम 156 को डिवाइड करें 343 से एंड मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो ये हमारा 45% तकरीबन आ जाता है। 156 डिवाइड बाय 343 इज इक्वल टू 343 इंटू 100 इज इक्वल टू 45%। इसका मतलब है 45% लोग जिन्होंने हॉट चिकन खाया उन्होंने फूड पॉइजनिंग डेवलप की। इस 45% को हम कहते हैं अटैक रेट, कि एक का अटैक रेट क्या था। तो हमारे हॉट चिकन का जो अटैक रेट है वो 45% है। लेकिन ये तो हमारा सिर्फ अटैक रेट हो गया, लेकिन अगर आप ये भी देखें कि 231 ऐसे लोग थे जिन्होंने ये नहीं खाया था हॉट चिकन, उनमें से 74 फिर भी इल हो गए थे। तो आपको ये लोग जिन्होंने हॉट चिकन खाया नहीं, वो नहीं खाया लेकिन फिर भी इल हो गए, तो ये आपको देखना पड़ता है दूसरे पर्सपेक्टिव के अंदर भी कि वो लोग इल क्यों हो गए। तो इस वक्त हम तो इस सिनेरियो में हम जो चीज़ मेजर करते हैं उसे हम कहते हैं रिलेटिव रिस्क, कि एक फूड का रिलेटिव रिस्क क्या है दूसरे फूड के। फॉर एग्जांपल अगर हम कोल्ड चिकन का देखें, जो हमने कोल्ड चिकन देखा है, इसके अंदर कोल्ड चिकन, इसका अटैक रेट सबसे ज्यादा है। अगर 155 को डिवाइड बाय करें 202 मल्टीप्लाई बाय 100 तो इसका अटैक रेट तकरीबन 77% आता है। लेकिन क्या इसका रिलेटिव रिस्क भी इतना ज्यादा है? या 45% जो हमने कोल्ड चिकन का निकाला है तो उसका रिलेटिव रिस्क कितना है? अब अगर आप देखें इसके अंदर हॉट चिकन के अंदर हमने ये 45% निकाला, लेकिन जिन लोगों ने नहीं खाया अब हम उसका भी निकालते हैं। हम 74 को डिवाइड करते हैं 231 पे, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो ये हमारा तकरीबन 32% आ जाता है। तो 32% वो लोग जिन्होंने नहीं खाया हॉट चिकन वो फिर भी बीमार हुए, अगेंस्ट 45% जिन्होंने चिकन खाया और बीमार हुए। अब हम इन दोनों का रिलेटिव रिस्क निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं 45% को डिवाइड करते हैं 32% को, वो लोग जिन्होंने खाया और इल हुए डिवाइडेड बाय वो लोग जिन्होंने नहीं खाया और इल हुए, तो ये हमारा 1.4% आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिन्होंने हॉट चिकन खाया है वो 1.4% ज़्यादा वल्नरेबल हैं डिजीज़ डेवलप करने की या फूड पॉइजनिंग डेवलप करने के इक्वल टू जिन्होंने नहीं खाया। तो 1.4 टाइम्स ज़्यादा है वो लोग फूड पॉइजनिंग डेवलप करने के जिन्होंने हॉट चिकन खाया। अच्छा, अगर ये रिलेटिव रिस्क 1 होना तो इसका मतलब है कि इक्वल है, कि खाने का भी कोई इफेक्ट नहीं, नहीं खाने का भी कोई इफेक्ट नहीं। 1 से जब आप ऊपर जाना शुरू करते हैं तो हर 0.1 इक्वल टू 10% होता है। तो ये 0.4 इज इक्वल टू 40% होगा, कि तकरीबन वो लोग जो हॉट चिकन खाते हैं वो 40% ज़्यादा रिस्क पे थे इस एग्जाम्पल में फूड पॉइजनिंग डेवलप करने के एज कम्पेयर टू जिन्होंने नहीं खाया, या उसका रिलेटिव रिस्क हम कहते हैं 1.4% है। अब हम बाकी का भी रिलेटिव रिस्क निकालते हैं कि बाकियों का रिलेटिव रिस्क क्या है। तो ये आपके सामने एक रिलेटिव रिस्क हमने निकाला हुआ है कि हॉट चिकन का 1.4 था, ये हमने 45 को डिवाइड किया 32 से। जो सबसे ज़्यादा आया वो हमारा कोल्ड चिकन का आया 3.8 टाइम्स, यानी कि जिन्होंने कोल्ड चिकन खाया वो 3.8 टाइम्स ज़्यादा वल्नरेबल थे फूड पॉइजनिंग डेवलप करने की, या उन्होंने ज़्यादा फूड पॉइजनिंग डेवलप की एज कम्पेयर टू जिन्होंने कोल्ड चिकन नहीं खाया। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा फैक्टर जो जिसने फूड पॉइजनिंग कॉज की वो आपकी कोल्ड चिकन थी एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द फूड। तो ये काम होता है एपिडेमियोलॉजिस्ट का कि वो ये कैलकुलेट करे। अच्छा, ये हमारी एपिडेमियोलॉजी की बेसिक्स आ गई। कुछ होते हैं सब डिसिप्लिन्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी, ये जिससे जिसे हमने अभी डिस्कस किया है फूड पॉइजनिंग का केस, इसे हम कहते हैं पब्लिक हेल्थ एपिडेमियोलॉजी या इन्फेक्शियस एपिडेमियोलॉजी। लेकिन अब एपिडेमियोलॉजी बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर दी है। हमारे पास न्यूट्रिशनल एपिडेमियोलॉजी भी है, हमारे पास सोशल एपिडेमियोलॉजी भी है, हमारे पास रेडिएशनल एपिडेमियोलॉजी भी है, हमारे पास इन्वायरमेंटल एपिडेमियोलॉजी भी है।
हमारे पास ऑन्कोलॉजी एपिडेमियोलॉजी भी है या कैंसर एपिडेमियोलॉजी भी है। तो ये सारी हमारी एपिडेमियोलॉजी हमने हर सेक्टर को एड्रेस करने के लिए एपिडेमियोलॉजी का सहारा लिया। मैं हमेशा कहता हूँ कि पब्लिक हेल्थ वो एरिया है जो आपके उठने से लेके आपके सोने तक, आपके ड्रेस की चॉइस से आपके आपके फूड की चॉइस को डिटरमिन करता है, उससे रिलेट करता है। और एपिडेमियोलॉजी भी इसी तरह हर सेक्टर की को अपने एरिया में डिटरमिन करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप न्यूट्रिशन की तरफ सिर्फ देखें, तो जो ह्यूमन डाइट है वो किस तरह खाता है, किस तरह कितना फूड लेता है, क्या वो कार्बोहाइड्रेट डाइट तो नहीं ले रहा, या वो ऐसी डाइट तो नहीं ले रहा जिसके अंदर लिपिड्स की मियाद ज़्यादा या फैट्स उसके अंदर ज़्यादा है, वो प्रोटीनिशियस डाइट ले रहा है या नहीं, एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स वो कैसे पूरी कर रहा है। तो ये आपकी न्यूट्रिशनल एपिडेमियोलॉजी होती है कि आपने पूरे न्यूट्रिशन के एरिया को जो कवर किया होता है, उसके डाटा एनालिसिस जो आप करते हैं, वो न्यूट्रिशनल एपिडेमियोलॉजी होती है। आजकल जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एपिडेमियोलॉजी है वो है ऑक्यूपेशनल एपिडेमियोलॉजी। सबसे ज़्यादा पुरानी एपिडेमियोलॉजी आप कह लें, 1700 के अंदर ये पहली दफ़ा ऑक्यूपेशनल एपिडेमियोलॉजी का हुआ कि जिस एरिया में आप जॉब करते हैं, जो आपका जॉब एरिया है, वो किस तरह अफेक्ट करता है, वो किस तरह कोई डिजीज़ लाने के लिए या आपकी सोशल हेल्थ को या आपकी फिजियोलॉजिकल हेल्थ को या आपकी मेंटल हेल्थ को किस तरह अफेक्ट करता है, इसे हम बोलते हैं कि आपकी ऑक्यूपेशनल हेल्थ है। फॉर एग्जांपल एस्बेस्टॉस की, ये जो से माइनर इंडस्ट्री के अंदर लोग काम करते हैं, वहाँ से एस्बेस्टॉस अगर इनहेल कर लेते हैं तो वो लंग कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं। तो उसको भी पहली दफ़ा 1965 के अंदर डिटरमिन किया गया विद द हेल्प ऑफ द ऑक्यूपेशनल एपिडेमियोलॉजी। इसी तरह पॉलीविनाइल इंडस्ट्री के अंदर एक रेयर फेटल कैंसर होता है, उस कैंसर को भी विद द हेल्प ऑफ द ऑक्यूपेशनल एपिडेमियोलॉजी एड्रेस किया गया। तो आज हम ये देखते हैं कि हम ऑक्यूपेशन के अंदर किसी भी फील्ड के अंदर इस चीज़ को डिटरमिन कर लेते हैं कि इस फील्ड के अंदर कितने लोगों को कोई डिजीज़ हुआ है रिलेटेड टू वर्क। वो हमारी एपिडेमियोलॉजी होती है, ऑक्यूपेशनल एपिडेमियोलॉजी होती है विद द हेल्प ऑफ अ डाटा। फॉर एग्जांपल मुल्तान के अंदर जो आपकी ये पाक अरब फर्टिलाइजर्स जिस जगह है ना, अगर आप इसका एनालिसिस करें इर्द गिर्द की पॉपुलेशन का, ये साथ जो आपका इंस्टीट्यूट है वहाँ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनका अगर आप हेल्थ एनालिसिस करें तो आपको ये बात पता लग जाएगी कि किस तरह पाक अरब फर्टिलाइजर के रेजिड्यूज इर्द गिर्द रहने वाली ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं, या इर्द गिर्द जो लोग काम करते हैं उसको अफेक्ट करते हैं, या वो लोग जो वहाँ काम कर रहे हैं वो किस तरह अफेक्ट हो रहे हैं। दैट इज़ योर ऑक्यूपेशनल एपिडेमियोलॉजी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। आजकल जिस एपिडेमियोलॉजी पे हम ज़्यादातर काम कर रहे हैं वो आपकी मोलेकुलर एपिडेमियोलॉजी एंड क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी है। आपने सुना होगा, अक्सर मैं कहता हूँ कि जीन्स जो से हैं, जेनेटिक्स जो है, ये डिटरमिन करती है डिजीज को। तो मोलेकुलर एपिडेमियोलॉजी इसके ऊपर ही काम कर रही है कि ह्यूमन लाइफ, जिस तरह की हम लाइफ गुजार रहे हैं, जिस तरह का खाना पीना रहन सहन हम रख रहे हैं, वो हमारे जीन्स के अंदर क्या चेंजेस लेके आ रहा है, और फिर वो हमारे सेल को और हमारे टिश्यूज़ को किस तरह मॉडिफाई करती है। फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल जो स्मोकिंग कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली स्मोकिंग कर रहा है, एक वो अपनी हेल्थ को तो अफेक्ट कर ही रहा है, लेकिन उसका डीएनए भी मॉडिफाई हो रहा है ड्यू टू एक्सटेंडेड एक्सपोजर फ्रॉम टोबैको इनटेक। तो उसका डीएनए जो सा है वो मॉडिफाई हो रहा है। अब वो डीएनए जब नेक्स्ट जनरेशन में होगा तो वो मॉडिफाइड डीएनए होगा। तो नेक्स्ट जनरेशन ज़्यादा वल्नरेबल होगी उन डिजीज़ेस को डेवलप करने के जो टोबैको की वजह से फैलते हैं। तो कम स्मोकिंग नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ज़्यादा ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस लेके आएगी। दूसरी हमारी फील्ड क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी, ये क्लिनिकल डिसीजन है। इसमें हम पॉपुलेशन की बजाय इंडिविजुअल पेशेंट की तरफ जाते हैं कि हमने क्लिनिक्स की, आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वो आपकी हिस्ट्री लेता है कि आप कितना खाना खाए, इससे पहले कौन सा डिजीज था, फैमिली में कौन सा डिजीज था। ये इंडिविजुअल पेशेंट का क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी होती है कि आप इसकी बुनियाद पर उसकी फ्यूचर डाइट, उसका फ्यूचर मेडिकेशन, उसकी फ्यूचर प्रिवेंशन को डिटरमिन करते हैं। तो ये इंडिविजुअल की होती है, दैट इज नोन एज योर क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी। अच्छा, अब हम आते हैं थोड़ा सा एपिडेमिक्स की तरफ।
एपिडेमिक क्या होता है कि अगर एक रीजन के अंदर कुछ केसेस इंक्रीज कर जाए एक्सपेक्टेड नंबर से, फॉर एग्जांपल अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल डेंगू के केसेस 400 होंगे मुल्तान के अंदर, लेकिन वो 1400 हो जाए, 2400 हो जाए, तो ये आपकी एपिडेमिक है, एक्सेस ऑफ डिजीज है। बहुत सी डेवलप कंट्रीज आजकल या लास्ट कुछ अरसे में, फ्यू डेकेड्स में, उन्होंने जिस चीज को सबसे ज्यादा काउंटर किया है या जिस चीज को सबसे ज्यादा इंक्रीज हुई है, वो उनका लंग कैंसर था। विद द पैसेज ऑफ द लंग टाइम, लंग कैंसर के केसेस ने बहुत ज्यादा इंक्रीज करना शुरू किया। ये अगर मैं आपको ये दिखा सकूं, लंग कैंसर का डाटा 1999 का लंग कैंसर का डाटा है। ये है मेल्स का, और ये जो सी लाइन है, ये वाली जो सी आपकी डॉटेड लाइन है, ये आपकी मेल की है। ये जो सी दूसरी लाइन है आपकी कॉन्टिन्यूस लाइन, ये आपकी फीमेल की है। ये डाटा इकट्ठा किया 1950 से लेके 2010 तक का तकरीबन, या 2005 तक का तकरीबन इकट्ठा किया गया। अगर आप देखें 1950 से 1960 तक इंक्रीज आना शुरू हुआ स्मोकिंग के अंदर, और 1980s में इसने अपनी तकरीबन पीक पकड़ ली मेल्स के अंदर, और फिर वो तेजी से डिक्रीज होने लगा। अबाउट 2000 में जाके उसने डिक्रीज किया लंग कैंसर के पेशेंट्स ने मॉर्टेलिटी या लंग कैंसर की मॉर्टेलिटी। फीमेल में बहुत कम था, लेकिन 80s और 90s में जाके इसने पीक पकड़ी, और अब भी ये तकरीबन 2000 में ज्यादा है। इसका कोई कर्व बैक नहीं हुआ, फ्लैटन नहीं हो सकी इसकी कर्व। वेयर एज मेल्स में अब ये कम होना शुरू हुआ। दो स्टिल अगर कोई आम इंसान हो जो एपिडेमियोलॉजिस्ट ना हो, वो ये डाटा देख के कहेगा जी मेल्स के अंदर ज्यादा है, मेल्स फ्यूचर में भी ज्यादा रहेंगे, लेकिन ये डाटा बता रहा है कि शायद फ्यूचर के अंदर फीमेल ज्यादा हो, क्योंकि मेल्स डिक्लाइन की तरफ है। अब एपिडेमियोलॉजिस्ट ने रीजनिंग करनी होती है। इसकी एक रीजन जो है वो टोबैको इंटेक है। 1950s वो टाइम है, 1950-60s, जब हमने स्मोकिंग को या सिगरेट को फैशनाइज करना शुरू कर दिया। हमने स्मोकिंग पीने को फैशन समझना शुरू कर दिया डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर। तो मेल्स के अंदर उन्होंने ज्यादा कैच किया एज कम्पेयर टू फीमेल, क्योंकि उस वक्त फीमेल्स को वो राइट मुहैया नहीं थे वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जो हम आज देखते हैं। वो उनको लेट 1970s के अंदर मिले। तो 1950-60s के अंदर ये लोगों की स्मोकिंग इनटेक बहुत ज्यादा हुई। 1980s के अंदर अब लेकिन मोर्टेलिटी ज्यादा है, हालांकि इस टाइम पे स्मोकिंग कम होना शुरू हुई। 1970s के अंदर स्मोकिंग के खिलाफ कंपेन्स चलना शुरू हो गई थी। तो 1980s में क्यों ज्यादा है मोर्टेलिटी, अगरचे कि स्मोकिंग इनटेक सबसे ज्यादा 1960s और 70s में हुई। तो इसकी जो रीजनिंग की गई वो ये कि एक स्मोकर तकरीबन इट टेक्स 20 ईयर फॉर अ स्मोकर टू डेवलप अ लंग कैंसर। तो ये हमारे पास डाटा मोर्टेलिटी का है लंग कैंसर की वजह से, लंग कैंसर पेशेंट्स का नहीं, उनकी मोर्टेलिटी का है। तो हो सकता है 1970s में लंग कैंसर के पेशेंट्स तो पीक पे हों, लेकिन उनकी डेथ जो ज्यादा हुई है वो 1980s में जाके हुई। और 1980s में क्योंकि हमने एडवोकेसी करना शुरू कर दिया अगेंस्ट स्मोकिंग, तो विद द पैसेज ऑफ द टाइम ये कम होना शुरू हो गए। लोगों ने स्मोकिंग तर्क करना शुरू की, तो उसके असरात आपको नेक्स्ट 10 से 15 ईयर्स के अंदर देखना शुरू हुए। फीमेल ने स्मोकिंग कैच करना देर से शुरू की। उन्होंने 1970s 80s के अंदर स्मोकिंग शुरू की जब मेल्स में रिजल्ट आ चुके थे, लेकिन उन्होंने उस वक्त स्मोकिंग करना शुरू की क्योंकि 80s 90s के अंदर वो वक्त है जब वेस्टर्न वुमेन बाहर निकलना शुरू हुई। वो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स की वजह से वो अपने ऊपर इन्हिसार करने लगी। उसने मेल्स के ऊपर इन्हिसार करना कम शुरू किया। जब वो बाहर वर्क करने निकली तो वो ससेप्टिबल हुई स्मोकिंग की। उसने सिगरेट्स को देखा, उसने स्मोकिंग करना शुरू की, तो उसका रिजल्ट आपको ये 2000 के अंदर नजर आना शुरू हुआ, या 2010 और अब आपको नजर आ रहा है। तो ये एक पूरा ग्राफ है जो आप एपिडेमियोलॉजिस्ट पर्सपेक्टिव से इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो ये आपकी एपिडेमियोलॉजी बेसिकली देखती है कि कौन सा डिजीज हुआ, एक डिजीज जो प्रेजेंट था वो कौन सा डिजीज था, हु इज इल, उस डिजीज से बीमार कौन हुआ, कौन लोग उससे बीमार हुए, वेयर डू दे लिव, वो रहते कहाँ थे, व्हेन डिड दे बिकम इल, वो इल कब हुए, एंड व्हाई डिड दे बिकम इल,
और वो क्यों इल हुए। तो ये 5-6 चीजें होती है जिसका क्वेश्चन एपिडेमियोलॉजी आपको देती है कि डिजीज क्या था। सबसे पहला होता है कि डिजीज क्या था, वो डिजीज से किन लोगों को अफेक्ट किया, किस पॉपुलेशन को अफेक्ट किया, वो पॉपुलेशन कहाँ रहती थी, किस टाइम के अंदर वो बीमार होना शुरू हुए और वो बीमार क्यों हुए। पहला जो सा क्वेश्चन है वो डिजीज की एक कॉमन डेफिनेशन है कि डिजीज क्या है, उस डिजीज को डिफाइन करता है। उसके बाद जो हमारे पास है चीज व्हेन वेयर की, व्हेन की, वेयर की, और तीसरा हमारा था हु की। ये हमें देती है डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। ये हमारी पर्सन है, हु पर्सन, प्लेस वेयर डू दे लिव, एंड व्हेन टाइम। तो ये डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी 3 चीजों को एड्रेस करती है, पर्सन को, प्लेस को और टाइम को। अब ये जरा मैं इसकी आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूं कि रशिया के अंदर, या के अंदर एक ग्राफ है कि रशिया के अंदर मेल्स और फीमेल्स का उन्होंने देखना शुरू किया कि 0 से 64 साल की उम्र के लोग कितने मरे हैं पर 100,000 पर ईयर, कितने मेल्स की डेथ हुई है और कितने फीमेल्स की डेथ हुई है। तो आप ये अगर देखें तो रशिया के अंदर 1980s में मेल की ज़्यादा है, फीमेल की कम है। फिर 1990s के अंदर मेल अचानक ज़्यादा हुआ, फिर कम हुआ, फिर ज़्यादा हुआ और अब कम की तरफ रहा है। इस तरह फीमेल्स 1990s में उनका ज़्यादा हुआ, फिर कम होना शुरू हुआ। तो एपिडेमियोलॉजिस्ट का काम ये है कि ये वो देखे, ये ग्राफ अब आपको ये बताने के बता रहा है कि उन लोगों के अंदर कितनी डेथ हुई, कितनी मॉर्टेलिटी हुई, मेल्स के अंदर भी और फीमेल्स के अंदर भी। ये आपको ग्राफ साथ साथ रशिया की बता रहा है कि रशिया के अंदर ये लोग इल हुए और व्हेन हुए, किस ड्यूरेशन में हुए, ये भी बता रहा है। 80, 82, 84 ये ड्यूरेशन भी आपको दे रहा है। तो ये ग्राफ आपको जो चीज मिसिंग कर रहा है ना, वो है वाई, क्यों। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो ये ग्राफ नहीं आपको बता रहा कि एज की डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी, क्या ज्यादा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले इफेक्ट हुए या कम वाले हुए। इसी तरह क्या बच्चे ज्यादा हुए या अडल्ट एज वाले ज्यादा हुए, उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या था, उनकी एज क्या थी। ये ग्राफ आपको ये चीज नहीं बता रहा क्योंकि एक सिर्फ डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है। वो चीज जो आपको ग्राफ बताएगा वो आपकी होती है वाई की, कि क्यों। क्यों जो सा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको क्यों की बारे में एक ग्राफ दिखाता हूं, अगर मुझे वो ग्राफ मिल जाए कि क्यों। हाँ, वो है ये वाला। अब ये आपका कंप्लीट डेटा दे रहा है आपको एपिडेमियोलॉजी का। ये कुछ क्वेश्चंस को आपको आंसर करेगा। इसमें अगर आप देखें, ये आपको इसने आप सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की बुनियाद पर उसे डिफाइन कर दिया, हाई, मीडियम, लो और अदर्स, और ये टोटल दे रखे फिर इनकी डेथ। इसी तरह फीमेल का उसने बताया, फिर उसने चिल्ड्रन का बताया और फिर टोटल पॉपुलेशन का। ये उसी तरह है जिस तरह हमने अटैक रेट या रिलेटिव रिस्क निकाला था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने इसको आंसर कैसे करना है। तो ये वाई जो सा है ये आपको डिस्क्रिप्टिव नहीं, एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी आपको वाई का आंसर देती है, एपिडेमियोलॉजिकल। तो ये इस ग्राफ से आपको जो आंसर मिलेंगे वो आप ये देखते हैं कि डिस्टिंक्टिव क्या है आपकी पॉपुलेशन का, हाउ नंबर, सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एज क्या है और सोशो इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अब अगर आप देखें, हमने इस टेबल के अंदर इन तीनों चीज़ों को किया है। हमने मैन में इनकी जेंडर भी किया, मेल, फीमेल और चिल्ड्रन। इस तरह हमने हाई, मीडियम और लो के अंदर भी इनको किया है कि हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, मीडियम कौन सा है और लो कैसा है, तीनों को किया। इसके अलावा ये हमसे क्वेश्चन हो रहा है जो हम एनालिटिकल में बता सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ पीपल हु डाइड, ज्यादा कौन, अडल्ट और चिल्ड्रन में कौन, मेन एंड वुमेन में कौन, और हाई एंड लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के अंदर का। ये भी हमें उस ग्राफ से पता लग रहा है। एंड हाउ मेनी टाइम्स मोर लाइकली वर मेन टू डाई देन वुमेन एंड दोज ऑफ लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस टू डाई देन दोज ऑफ हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस।
लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में कौन डाई कर रहा है ज्यादा और कितने परसेंट चांसेस हैं एक दूसरे से कंपैरिजन के अंदर। तो ये आपको इस टेबल से आप ये सब चीजें निकाल सकते हैं। तो आपने ये सब चीजें इस टेबल से निकालनी है। जैसे हमने रिलेटिव रिस्क वगैरह निकाल, इस टेबल को जरा एक दफा देख लें कि हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में मेल 67.4, फीमेल मीडियम 91.7 और लो 83.8। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर कंफ्यूजिंग है कि 91.7 मीडियम में ज्यादा डेथ है एज कंपेयर टू लो। लॉजिक ये कहती है कि लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के अंदर ज्यादा डेथ होनी चाहिए, जैसे कि फीमेल में हो रही है। अब हाई के अंदर सिर्फ 2.8% डेथ है, मीडियम में 14% और लो में बहुत ज्यादा हो जाती है। जिसकी इनकम बहुत कम है उधर डेथ बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, इस तरह चिल्ड्रन के अंदर हाई और मीडियम में कोई डेथ नहीं, लेकिन लो के अंदर अचानक बहुत ज्यादा डेथ है 65.8%। इसी तरह अगर आप टोटल देखें, हाई के अंदर सिर्फ 37.5% डेथ है हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, मीडियम में उससे ज्यादा है, और लो सोशो इकोनॉमिक्स है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि अगर रशियन है और आप लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के हैं तो आपके डेथ चांसेस तकरीबन 74.8 है, और मेल के अंदर वो चांसेस 83.8 है, फीमेल के अंदर 53.9 है। और अगर आप सिर्फ मेल हैं, फॉरगेट अबाउट द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, अगर आप मेल हैं तो आपके चांसेस ऑफ डेथ 80% है एज कंपेयर टू फीमेल 25.6, और अगर आप चिल्ड्रन हैं तो आपके अंदर 47.7 है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा गौर व फिक्र करें। कुछ क्वेश्चंस इसके यहाँ हम डिस्कस करेंगे। ये वाला कि प्रीडोमिनेंस ऑफ अडल्ट मेल्स, अगर आप ये हमारा तकरीबन 76% अडल्ट मेल्स के अंदर ज्यादा होती है, अडल्ट फीमेल्स में सिर्फ 19% है। ये ऊपर अगर आप देखिए कि अडल्ट फीमेल्स के अंदर डेथ जो सी है सिर्फ 19% है। यहाँ कि अगर आप ये अडल्ट आपकी फीमेल्स हैं, इसके अंदर अगर आप इसको इससे डिवाइड कर दें, आप टोटल से 25.6 को 425 से डिवाइड कर दें तो ये आपका डेथ रेट निकल आएगा, या आपका ये अटैक रेट निकल आएगा। तो अगर 425 को आप 25.6 को डिवाइड करें, 425 से मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो ये आपका तकरीबन 19% आ जाता है। इसी तरह द टोटल पॉपुलेशन इज क्वाइट लार्ज, इसका मतलब है, या आप अभी डिटरमिन करें, इसका मतलब है कि ये आपका कोई स्मॉल टाउन वगैरह है जहाँ ये काम हुआ है। ओवरऑल डेथ रेट बहुत हाई है, ओवरऑल डेथ रेट इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज, अगर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस आपका कम है तो डेथ रेट आपका इंक्रीज हुआ है। डेथ रेट जैसे मैंने डिस्कस किया मैन में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वुमेन। डेथ रेट तमाम सोशो इकोनॉमिक स्टेटस मैन में अंदर ज़्यादा है, लेकिन वुमेन के अंदर हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में सम 2 पॉइंट समथिंग था और लो में बहुत ज़्यादा है, और सिर्फ चिल्ड्रन लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में डाई कर रहे हैं। तो अगर आप ओवरऑल रिलेटिव रिस्क निकाल लें मैन वर्सेस वुमेन का, तो 80 डिवाइड बाई 25.6 इज इक्वल टू 3.1%, यानी कि आपका रिलेटिव रिस्क 3.1%, 3.1 टाइम्स ज़्यादा है मैन एज कंपेयर टू वुमेन। अगर आप रिलेटिव रिस्क सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का निकाल लें तो आपने डिवाइड किया 74.8 को डिवाइड बाय 37.5 पे, तो आपका ये 2 आ गया। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे 74 पॉइंट को 37 से किया आपने। ये आपका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है। तो अब ये कि 74.8 लो में है, हाई में 37.5 है डेथ। तो आप इसको डिवाइड करें, इससे मल्टीप्लाई बाय आप 100 करें तो आपको डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कि लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में कितना ज़्यादा चांसेस हैं डेथ के। तो तीसरा वुमेन का आपने कंपैरिजन किया लो वर्सेस हाई, तो 2.8 सिर्फ आपका हाई में था, लो में आपका 53.9 था, तो आपके 19.3 टाइम्स ज़्यादा चांसेस हैं। 19.3 टाइम्स, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। 19.3% नहीं, 19.3 टाइम्स ज़्यादा वल्नरेबल है वुमेन जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में पैदा हुई है कि उसकी डेथ हो जाएगी एज कंपेयर टू हाई के अंदर।
तो ये आपका इस तरह आप निकालते हैं। दूसरा आपका, इसके बाद हम थोड़ी-सी इसकी हिस्ट्री को भी डिस्कस करेंगे और इसके आगे थोड़ा-सा वो करेंगे, लेकिन अब के लेक्चर के लिए आपके लिए यही काफ़ी है। आई होप अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा, आप इसे अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें, कोई प्रॉब्लम है तो लेट मी नो। नेक्स्ट लेक्चर आपको इंशाल्लाह जल्द ही रिसीव होगा। तब तक के लिए थैंक यू।